नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है टेम्परेचर चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज क्या आता है वो हमें पढ़ना है, और एक और टॉपिक है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर चेंज पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, थ्योरम फर्स्ट कहने का मेरा मतलब ये है कि जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस दो तरीके से हम कह सकते हैं, एक तो एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो मैं यदि एक्सपेंशन की बात करूं, ठीक है, यानी एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा मस्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी जब एंट्रोपी कांस्टेंट रखकर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे समझें, तो हम मैक्सवेल रिलेशन से इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो इसको, मैक्सवेल रिलेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। तो हमने ना कैसे, जैसे मैं लिखूँ स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, तो मैंने देखो टी को इसी साइड रखा है ताकि मैं आसानी से टेम्परेचर चेंज निकाल सकूँ। समझ में मैं कैसे चला, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी। तो हम कैसे चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो डेल टी अपॉन में डेल वी। ठीक है ना, एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंट। अब यहाँ क्या लिखूंगा, डेल पी अपॉन में वो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के साइन। समझ में आया। तो ये ध्यान रखना, मैं काफ़ी बार बोलते वक्त थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ बोल जाता हूँ, ठीक है ना, फंबल करता हूँ, तो थोड़ा उसको आप कोऑपरेट कीजिए। आप ध्यान दीजिए मैं लिख क्या रहा हूँ, समझ में आया। तो ठीक है, तो मैंने देखो क्या लिखा है, LHS में LT लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। तो समझ में आया मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है इस चीज़ को। तो ये हो गया। अब हमें समझना है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, यानी टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो और क्या, और कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो मेरे को देखो क्या करना है, ये टर्म मैं एज इट इज रखता हूँ, है ना, और ऊपर नीचे यदि मैं टेम्परेचर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे देखो मेरे पास क्या बनेगा, डेल क्यू बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा, डेल क्यू, क्योंकि देखो जब टेम्परेचर की मल्टीप्लाई करूँगा टी डेल एस तो मेरे पास डेल क्यू आएगा, है ना। तो हम डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन बनता है। अब इस रिलेशन से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। कैसे, देखो जब हम हीट को इंक्रीज करेंगे, हीट को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज, यानी डेल क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब हम हीट को क्या करें, इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो जब हम किसी सब्सटेंस को ना हीट देंगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। समझ में, कोई भी सिस्टम हमारे पास है और उसका हमने क्या रखा है, वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, है ना। इसके अंदर सपोज बहुत सारा वॉल्यूम, मतलब कुछ मटेरियल इसके पास रखा हुआ है ना, हमने इसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं वॉल्यूम बढ़ाई है, पैक्ड है, और हम अंदर से क्या दे दे, हीट प्रोवाइड कर दे, तो इसके पार्टिकल बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, मूवमेंट इतना तेज हो जाएगा कि अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव वे आएगी ना। यानी जब भी हम क्यों बढ़ाएंगे, हीट को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हीट को ऐड करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये टर्म तो पॉजिटिव आ गई, टी पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो ये माइनस साइन आ गया, तो इसका मतलब ये ओवरऑल टर्म क्या आ गई, नेगेटिव। यानी मेरा कहने का मतलब जो है ये डेल क्यू वो डेल टी विद रिस्पेक्ट टू डेल वी, है ना, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि टर्म नेगेटिव आ गई ना। तो इसका मतलब जीरो आने का मतलब देखो क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी है। समझ में आया, क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी। यानी हम ये समझे जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट, इसका मतलब ये तो हुआ क्या नहीं, ये नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर, है ना, टेम्परेचर में क्या आएगा, डिक्रीज होगा, या वॉल्यूम डिक्रीज करने पर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। समझ में आया। तो ये कब, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, या मैं कहूँ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, कब, यदि हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। इससे हमें ये पता चल रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे टेम्परेचर में क्या आ गया, डिक्रीज एट कांस्टेंट एंट्रोपी, यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कह रहा हूँ, है ना। तो हमने क्या जाना, जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन मस्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, कंप्रेशन के केस में क्या होता है। कंप्रेशन के केस में क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में प्रेशर जो वो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे, अब देखो, अब मैं क्या लूँगा, देखो मैंने पहले देखो हम कैसे चले थे, देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, ये मैंने टर्म लिया था, है ना, ऐसे मैंने चला था। अब मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, है ना। देखो टेम्परेचर फिर भी मेरा यहीं पर आया, समझ में आया। तो मैं कैसे चल रहा हूँ, अब ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो यानी डेल टी अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, है ना, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन में डेल एस, और ये एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। समझ में आया कैसे लिखा, तो मैक्सवेल रिलेशन ही तो है। तो अब हम देखना चाहते हैं कंप्रेशन का केस, ठीक है ना। कंप्रेशन में हम प्रेशर ही तो अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी तो देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा। समझ में आया। तो ये इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। पहले क्या था, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ जाती है ना, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये केस हमने देखा था। अभी देखो
ये हो गया। तो सेम हमें वही करना है क्या कि दो ऊपर नीचे देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं टेम्परेचर की। तो ये टर्म तो मैंने एज इट इज़ रखी, ठीक है। तो जब मैं टेम्परेचर की मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल क्यू, है ना, टी डेल एस को बन जाएगा। समझ में? अब देखो आगे समझो। अब फिर से मेरे पास यहाँ देखो क्या है, यदि मैं ये वाली टर्म क्या होगा, मैं जब ये जो टर्म मेरे पास है, ये टर्म है क्या कि प्रेशर को मैंने क्या रखा, कांस्टेंट, प्रेशर को बढ़ाया नहीं, है ना, लेकिन हीट बढ़ा दी मैंने। क्या बढ़ा दी, हीट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। समझ में आया? तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी। अभी जैसे आप एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल वाटर है ना, तो वाटर आप वाटर को क्या प्रोवाइड करो, हीट प्रोवाइड करो, ठीक है, और प्रेशर क्या रखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ओपन फील्ड में आप वाटर को बॉईल करो सिंपली, है ना। तो वाटर को जब आप बॉईल करेंगे वो वेपर में बदल जाता है, तो मैंने उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। समझ में आया? तो ये टर्म तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगी। समझ में आया? ठीक है ना। तो हीट इंक्रीज करने पे ना कांस्टेंट प्रेशर पे तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये टर्म पॉजिटिव आ गई, है ना। तो ये भी टी पॉजिटिव, तो ये टर्म भी पूरी पॉजिटिव ही आएगी। समझ में? ठीक है। तो ये टर्म तो देखो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव, इसलिए ये टर्म भी क्या आई है, पॉजिटिव। यानी इस टर्म का पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि एट कांस्टेंट एंट्रोपी, या मैं कहूँ एडियाबैटिक प्रोसेस में यदि मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इससे हमें ये पता चलता है, ये टर्म इसीलिए तो पॉजिटिव आई है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब? विद इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर मस्ट राइज। समझ में आया? तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ में आया? तो समरी में बता देता हूँ, हमने अभी इस टॉपिक में टेम्परेचर चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या पढ़ा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना, यदि मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करूँ तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का कहने का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज लेस देन जीरो। समझ में आया? तो एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम देखो बढ़ जाएगी, डेल वी में चेंज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना। एक्सपेंड करने पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, देखो, है ना। समझ में आया? और कूलिंग प्रोड्यूस होगी। समझ में आया? टेम्परेचर कम हो जाता है ना, इसलिए लेस देन जीरो तभी तो आया, तो यानी कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होती है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। और एडियाबैटिक कंप्रेशन की यदि बात करूं, है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। हम प्रेशर अप्लाई कर करी तो कोई चीज़ को एक्सपेंड करते हैं, है ना। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप देखो जो पंप होता है ना, जिस पंप में जिसे हम क्या बोलते हैं, मैं आपको बताऊं, एयर, है ना, एयर पंप जो होता है, अब उसमें कुछ हीट, मान लो ये क्या है मेरे पास, एयर है ना, इसकी कुछ वॉल्यूम है। तो जब मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूंगा, समझ में, तो क्या हो जाता है, प्रेशर अप्लाई करने पर आप इसको यदि साइड से टच करके देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं ना तो उसमें देखो बाहर से हीट देता, समझ में आया मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें ना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है, ये टर्म ग्रेटर देन जीरो आती है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो देखो कम हो जाती है ना, वॉल्यूम देखो कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन में, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये बात ध्यान रखना, समझ में। अगला आज का टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ गिब्स एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। प्रॉपर्टीज ऑफ गिब्स एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से हम इक्वेशन निकालेंगे। कौन सी इक्वेशन निकालेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इक्वेशन, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन हमें निकालनी है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे, तब फिर हम उस इक्वेशन पर आएंगे कैसे क्या, और आपका क्विक रिव्यू भी हो जाएगा गिब्स एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के बारे में, जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। समझ में आया? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं सिंपली थर्मोडायनेमिक स्क्वायर ही बोलते हैं। उसको याद रखने का तरीका क्या था, देखो, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, समझ में आया। तो ये हमने कॉर्नर्स पर रखे, और कैसे मैंने बताया था, और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को कैसे लिखते हैं, देखो, हैप्पी गर्ल फाइंड अम्ब्रेला, ठीक है ना। एक ये तरीका था लिखने का, तो ध्यान रखना, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, और ये हैप्पी गर्ल फाइंड अम्ब्रेला। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में कवर कराया था। तो यदि हम गिब्स एनर्जी की बात करें, है ना, तो देखो गिब्स एनर्जी को देखो, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये मेरे पास गिब्स एनर्जी, ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो जो गिब्स एनर्जी है, तो गिब्स एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो गिब्स एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोई डाउट है तो ये ध्यान रखना इस तरीके से। अच्छा, और क्या बताया था मैंने, इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी बताया था आपको, लिखना कैसे लिखते हैं इसको, स्मॉल चेंज में यदि लिखो डिफरेंशियल फॉर्म तो डीजी, ठीक है ना। अब देखो, लिख तो हम कई तरीके सीखते हैं, यहाँ से देखो हम कैसे लिखेंगे, मैंने ये लिखा डीजी लिखा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, प्रेशर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, चेंज इन प्रेशर। ये यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया? तो क्यों मैंने लिखा, क्योंकि चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर से हमें क्या मिल रहा है, चेंज इन
गिब्स एनर्जी मिल रहा है, बिकॉज गिब्स एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो प्रेशर से आप चलो, तो जब आप प्रेशर से चलते हो तो एरो के साइड में ही चल रहे हैं ना, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो चल रहे हो, तो देखो यहाँ पॉजिटिव भी आएगा। यदि मैं टेम्परेचर dt लिखा था, टेम्परेचर से ऐसे चल तो एरो के अपोजिट साइड में चल रहे हैं, तो एरो के अपोजिट साइड में जब जाएंगे तो मुझे एस मिल रहा है, तो हम माइनस के एस लिखेंगे। समझ में आया? तो हम इस तरीके से डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख देते हैं। कोई डाउट है? तो ये ध्यान रखना ही मैंने आपको बताया था। अब देखो, अब हम क्या समझेंगे, जो गिब्स एनर्जी है ना, तो गिब्स एनर्जी का डिपेंडेंस देखेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है ना? समझ में आया? तो यही है टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ गिब्स एनर्जी, और इसी के थ्रू हम क्या प्रूव करेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी जो होता है, गिब्स एनर्जी डिफाइंड बाय H माइनस के Ts। तो H क्या मेरे पास एंथैल्पी होता है, T टेम्परेचर, S एंट्रोपी, ये हम जानते हैं। ठीक है, फॉर ए स्मॉल चेंज मैंने बताया आपको, स्मॉल चेंज हम किस तरीके से लिखते हैं, dP माइनस के S dt, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड गिब्स एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नेचुरल वेरिएबल्स फॉर गिब्स एनर्जी। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इन चीज़ों को कवर किया, बस एक छोटा सा मैंने आपको क्विक रिकैप दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, इन प्रोसेसेस वे टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, जब प्रेशर भी नहीं होगा टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा तो डी तो स्वाभाविक सी बात है, जीरो ही आएगा, तो गिब्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी गिब्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कब? जब dp जीरो dt जीरो, dp जीरो dt जीरो कहने का मतलब आइसोथर्मल आइसोबारिक। समझ में आया? तो ये तो आइसोथर्मल हो गया और ये क्या होगा, आइसोबारिक हो गया। तो आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस में जो dg होगा, गिब्स एनर्जी होगा, जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में होगा वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, और फॉर एन इनफाइनेस्टिमल चेंज इन जी, अब इनफाइनेस्टिमल चेंज के लिए हम देखो क्या हम जानते हैं प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चेंज मैं निकाल सकता हूँ कैसे? अब ध्यान से देखो, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे लिखा है फिर, और चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? कोई डाउट है? अब देखो, यदि आप कंपेरिजन करो, है ना, इन दोनों चेंज, ये देखो कंपैरिजन करो तो dp और ये क्या है, तो वॉल्यूम जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, इट इज गिवन बाय डेल जी अपॉन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये आ गया, समझ में आया? और एंट्रोपी में क्या है, माइनस डेल जी अपॉन में डेल्टा एट कांस्टेंट प्रेशर। इतना भी हमें करने की आवश्यकता नहीं थी, हम सिंपली ना इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब देखो, यदि मैं प्रेशर को सिर्फ कांस्टेंट रखूँ तो प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा, ये टर्म तो चली गई, तो मेरे पास क्या बचा, डी जी इज इक्वल टू माइनस के एस डी टी, है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल जी अपॉन में डेल टी, समझ में आया, इज इक्वल टू, है ना, ऐसे ये माइनस के टर्म, और ये एट कांस्टेंट प्रेशर, यहीं से आ गया था ये टर्म। तो और मैं अब की बार क्या करता हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो जब मैं टेम्परेचर कांस्टेंट लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी, या मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम जो आया है डेल जी अपॉन में डेल पी आया, कब, जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। समझ में आया? तो ये चीज़ था। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने देखा किस तरीके से गिब्स एनर्जी वेरी कर रही है वॉल्यूम के साथ, और फिर हमने कांस्टेंट प्रेशर पर देखा गिब्स एनर्जी कैसे वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ। ठीक है ना, समझ में? अब इसी से हमें क्या मिलता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मिलती है। तो वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें क्या है, तो S इज इक्वल टू माइनस के डेल जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यही हमें क्या देता है, ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नहीं है, इससे हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मिलती है। क्या हम देखेंगे कैसे वेरिएशन होता है गिब्स एनर्जी का टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यदि मैं इंटीग्रेशन करूँ तो देखो, इंटीग्रेशन में मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो सिंपली मेरे पास जब मैं इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँगा तो डेल जी इज इक्वल टू जी टू माइनस के जी वन इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, एस डी टी, और ये टी वन और टी टू, यही तो आ गया मेरे पास, है ना? समझ में? या मैं ऐसे कैसे लिख लो, बस बात एक ही है ना, इसको बस मैंने यहाँ क्या क्या इंटीग्रेट किया। तो डेल जी क्या है, डेल जी मेरे पास जी टू माइनस के जी वन है, या जी माइनस के जी नोट लिख लो, मर्जी आपका, कैसे भी कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो सिंस एंट्रोपी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम जानते हैं, देखो हमारे पास क्या है, गिब्स एनर्जी में वेरिएशन क्या हो रहा है टेम्परेचर के साथ, ये आया है, ये तो है ना? समझ में आया? तो हम जानते हैं कि भाई जो एंट्रोपी होती है ना, एंट्रोपी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। हम इस टर्म से भी यदि हम समझे इंटीग्रल से, तो एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही आएगी जनरली, ये नेगेटिव आ रहा है, तो डेल जी नेगेटिव आने का मतलब क्या है, तो डेल जी इज लेस देन जीरो का मतलब गिब्स एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। समझ में आया? तो दिस शोज दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजेस गिब्स एनर्जी, ये हमें यहीं से पता चल रहा है, देखो, है ना? समझ में आया? तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल जी डिक्रीज होना चाहिए, तो यानी एक नेगेटिव साइन ये देगा, एक नेगेटिव साइन यहाँ से आएगा, तो प्लस हो जाएगा, तभी तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तभी तो हम कहते हैं टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी इंक्रीज हुआ। तो एंट्रोपी इंक्रीज कब होगी, जब गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी ये वाली टर्म भी नेगेटिव आनी चाहिए, और एक नेगेटिव बाहर था ऑलरेडी। समझ में आया? ठीक है, सो द रेट ऑफ डिक्रीज इज ग्रेटर फॉर गैसेज
और जो रेट ऑफ डिक्रीज होता है ना एंट्रोपी उसमें गिब्स एनर्जी में, वो गैसेस के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे ना अब कोई सॉलिड होता है, अब सॉलिड सब्सटेंस का जनरली आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसके पार्टिकल्स में रैंडमनेस बहुत ही कम आएगी, है ना, तो एंट्रोपी भी कम आती है, तो गिब्स एनर्जी में भी चेंज कम ही आता है। लेकिन गैस के केस में ना पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, रैंडमनेस बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है, समझ में आया। तो गिब्स एनर्जी में भी चेंज मेरा बहुत ज़्यादा आता है, कोई डाउट है? ठीक है, अब हम निकालेंगे अपनी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन निकालेंगे कैसे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो हम जानते हैं गिब्स एनर्जी क्या है हमारे पास, ये हमने वेरिएबल्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब देखो हमने एंट्रोपी निकाला, तो हमारे पास एंट्रोपी देखो क्या आया, है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस डेल जी अपॉन टी है, डेल जी अपॉन डेल टी, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, समझ में आया। तो ये मेरे पास आया, कोई डाउट है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो हैव आई मेड सम मिस्टेक, आई थिंक नो आई हैवंट, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू, तो मैं उधर जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, है ना, ये उधर चला जाएगा, और डेल जी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पे। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं। एंथैल्पी को ये रिलेशन बताइए, ये बता रहा है किस तरीके से गिब्स एनर्जी में चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, गिब्स एनर्जी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड इट इज गिविंग एंथैल्पी। समझ में आया, कोई डाउट है? तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये मेरे पास होगी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये क्या है, ध्यान से देखना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो गिब्स में तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन गिब्स एनर्जी, गिब्स समझ में आया, इसमें देखो जी है ना, गिब्स एनर्जी, तो ये गिब्स एनर्जी के टर्म्स में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आई है। तो क्योंकि देखो गिब्स एनर्जी को तो हम जी से लिखते हैं और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को एफ से लिखते हैं। यदि हमारी गिब्स इक्वेशन आएगी गिब्स के टर्म्स में तो हम कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। यदि वो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के टर्म्स में आएगी तो हम कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या फ्री एनर्जी, ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट है? तो यहाँ ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दूसरा देखो इसको हम और इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन को ना अल्टरनेटिव फॉर्म्स में हम और कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को, बस प्योर मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स। तो हमारे पास देखो क्या आया, h इज इक्वल टू जी माइनस के टी डेल जी अपॉन में डेल टी। ये क्या मेरे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ही है, ठीक है ना। अब मैंने इसको देखो और कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस के टी स्क्वायर डेल अपॉन में डेल टी, और ये जी और ये टी का डिफरेंशिएशन, जी अपॉन में टी का डिफरेंशिएशन कर दो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सेम ही टर्म आएगी मेरे पास। क्यों आएगी, देखो सेम टर्म्स हम निकाल के देख सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये है ना, अब इसको डिफरेंशिएट देखो, माइनस टी स्क्वायर तो मैं एज इट इज रखता हूँ और क्या करता हूँ, वन अपॉन टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर आएगा और फिर क्या आएगा, जी आएगा प्लस, समझ में। अब की बार क्या कर दो, वन अपॉन टी एज इट इज रखो और जी का डिफरेंशिएशन कर दो, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आएगा। तो जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जी आएगा और ये माइनस के टी डेल जी अपॉन में डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा हम और इस टर्म को और कैसे लिखें, तो ये देखो इधर मैं इसको ले जाता हूँ, तो एच माइनस के ये टी स्क्वायर और ये डेल अपॉन में डेल टी डेल जी अपॉन में टी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, समझ में आया। ये टी मैंने कुछ नहीं किया बट डिनोमिनेटर में ले गया, कोई डाउट है? दूसरा और इसको और किस फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास देखो h क्या है, माइनस के टी स्क्वायर, बट डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा गया है, बस सेम चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये मेरे पास हो गया, मैं इसको ये जी अपॉन में टी और कांस्टेंट प्रेशर, तो देखो क्या है, मैं जो डी वन अपॉन में पी को, वो सॉरी पी कह रहा हूँ, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया, वन अपॉन में टी स्क्वायर, और मैंने इसी का तो डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, समझ में आया। तो मैंने जब मैं इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ मेरे ये क्या, माइनस टी स्क्वायर डेल टी अपॉन में वन अपॉन टी है ना, समझ में आया। तो देखो इस वन अपॉन टी को मैंने क्या लिखा, देखो ये मैं जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वन अपॉन टी का डिफरेंशिएशन करूंगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। और ये मेरे पास फिर डी टी, कोई डाउट है? तो इसीलिए ना यहाँ पे जो माइनस टी स्क्वायर है, या मैं इसको यदि कहूँ तो मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, माइनस टी स्क्वायर डेल टी को मैंने क्या कर दिया, डेल वन अपॉन टी कर दिया, ठीक है ना, कोई डाउट है? तो ये चीज़ है, तो ये देख रहे हैं ना, वन अपॉन डेल वन, ये टर्म मैंने लिख दिया, ठीक है ना, कोई डाउट है? तो ये है, तो हम निकाल सकते हैं वेरिएशन जी अपॉन टी का विद व्हेन टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये वेरिएशन जी अपॉन टी का वेरिएशन निकाल सकते हैं, और ये दिस रिलेशन इज़ वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एंथैल्पी ये केमिस्ट्री का जनरली पोर्शन होता है, फिजिक्स का भी फिजिक्स में है ये, ठीक है। अब देखो सेकंड हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। अब हम गिब्स, अभी यहाँ पे हम देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं, एंथैल्पी को गिब्स एनर्जी के टर्म्स में हमने लिखा है
है ना, समझ में। एंथैल्पी को गिब्स एनर्जी के टर्म्स में लिखा है और हम इंटरनल एनर्जी को भी गिब्स एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस के PV, और इंटरनल एनर्जी क्या होगा, H माइनस, है ना, समझ में, कोई डाउट है। और H हम चाहे तो उठा के अपना जो हमने लिखा था वो भी लिख सकते थे, नहीं तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास G प्लस के TS और ये माइनस के PV, समझ में आया। तो T S का वैल्यू क्या होता है, डेल G अपॉन में डेल T कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, और ये P क्या होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई डाउट है। तो ये आ गया, है ना। तो हम एंथैल्पी को ना यहाँ से भी उठा के लिख सकते थे, ये वाली टर्म क्या सेम चीज़ पड़ेगा, फिर हमें वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम का भी वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिलेशन, ये रिलेशन हो गया, है ना। इक्वेशन यही है मेरे पास, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जब भी आए तो हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखो दो चीज़ें तो आई थी हमने हमारे पास, ठीक है ना, ये आया था, तो इससे तो हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन निकाली। दूसरा हमारे पास क्या आया था, डेल G अपॉन में डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो ये प्रेशर बढ़ाने पे जनरली क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव आती है ना, गिब्स एनर्जी इंक्रीज होगी। जब गिब्स ये टर्म देखो P, ये जो डिफरेंशिएशन है पॉजिटिव आ रहा है, तो वॉल्यूम भी मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, समझ में। यानी वॉल्यूम तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये वॉल्यूम टर्म हमेशा पॉजिटिव है होगी, तो इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव है। तो मैं कह सकता हूँ ये टर्म पॉजिटिव कहने का मतलब क्या, गिब्स एनर्जी इंक्रीज करेगी प्रेशर बढ़ाने से एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, वॉल्यूम है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव है, तो यानी गिब्स एनर्जी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, समझ में आया, ध्यान रखना। दूसरा, यदि मैं डिफरेंशिएशन करूँ, कुछ नहीं है, तो मैं जब इसको डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास डेल G इज इक्वल टू VdP मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। प्रेशर मेरे पास P नोड ले लो या P1 P2 ले लो, कैसे भी ले लो, और ये मैं इसको फिर G माइनस के G नोड लिखूँगा, समझ में आया। और ये P नोड P VdP आ गया, है ना। G गिब्स एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर P एंड G नोड गिब्स एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू P नोड। अब P1 P2 लिख लो तो G2 G1 लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। ये यदि मैं उधर ले जाऊँगा तो टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, सिंपल एज इट इज। फॉर कंडेंस्ड फेज की यदि मैं बात करूँ, कंडेंस्ड फेज यानी जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो वॉल्यूम क्या होगी, नियरली इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर पर, है ना। अब कोई सॉलिड ब्लॉक ले लो, अब प्रेशर अप्लाई करो, उसकी वॉल्यूम में चेंज आता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ओवरऑल देखते हैं कम ही चेंज आता है ना। तो वॉल्यूम को मैं बाहर लिख सकता हूँ, है ना, वॉल्यूम में जनरली इंडिपेंडेंट रहेगी। तो वॉल्यूम जब बाहर आएगी तो जनरली मेरे पास DP टर्म बची, तो मैं लिख सकता हूँ G इज इक्वल टू G नोड प्लस के V, और ये P माइनस के P नोड। या मैं सिंपली कहूँ तो ये टर्म क्या बन जाएगी, डेल G इज इक्वल टू V डेल P बन जाएगी, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आया, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो ये है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या हम इसको सिंपली, हमारे पास ये टर्म थी, है ना, फॉर कंडेंस्ड फेजेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम जनरली इतनी चेंज होती नहीं है, तो ये मेरे पास डेल G अपॉन में डेल P लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, समझ में आया। तो गिब्स एनर्जी वेरीज लीनियरली विद प्रेशर। तो देखो ये तो टर्म कांस्टेंट हो गई, G नोट एट P नोट टेम्परेचर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम, है ना। ये तो है डेल G जो है इट इज़ V डेल P, तो गिब्स एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है ना, समझ में आया। एंड दिस इफेक्ट इज स्मॉल बिकॉज देयर मोलर वॉल्यूम्स आर स्मॉल, जनरली चेंज कम ही आता है कंडेंस्ड फेसेस के लिए। लेकिन यदि हम किसके लिए बात करें, आइडियल गैस के लिए बात करें, ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या है, डेल G इज इक्वल टू VdP, यही तो है, ठीक है ना, समझ में आया। तो हम, या मैं इसको P नोड P लिख लिया, है ना। अब आइडियल गैस के लिए तो मैं वॉल्यूम चेंज होती है, तो इसको तो बाहर ले नहीं सकता, तो उस केस में मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्या, nRT अपॉन में P, और ये क्या आएगा DP, और ये P नोड, ये क्या होगा P, ठीक है। nRT यदि मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन P DP का लॉग करूँगा, तो मेरे पास P अपॉन में P नोड, समझ में आया, और ये क्या आएगा डेल T, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है। या मैं इसको G2 माइनस के G1 लिख सकता हूँ, या G इज इक्वल टू G नोड प्लस के nRT लॉग P अपॉन में P नोड, या P2 अपॉन में P1, कैसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं यदि वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर नहीं है। फॉर 1 मोल द गिब्स एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, देखो ये होता है केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बहुत ध्यान रखना। तो एक्चुअली में केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल इज एक्चुअली एन एनर्जी, क्या है। अब देखो मान लो मेरे पास सपोज वाटर है, ठीक है ना, और मेरे पास सपोज यहाँ पे क्या है, केरोसिन है, अब है ना, तो इनका कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होगा। तो देखो इसके पार्टिकल्स अलग हैं, इसके पार्टिकल्स अलग है, तो मैं यदि इनको मिला देता हूँ तो मेरे पास जो थर्मोडाइनमिक सिस्टम होगा ना, ठीक है, तो इट सम चेंज इन देयर, है ना सर, इट दैट थर्मोडाइनमिक सिस्टम विल हैव चेंज इन एनर्जी, है ना। तो दैट चेंज इन एनर्जी ड्यू टू पार्टिकल्स, है ना। अब मैंने सपोज क्या किया, वाटर मिलाया, किसमें, केरोसिन में मिलाया, तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर विल डिफ्यूज इन केरोसिन, ठीक है ना। तो एनर्जी चेंज ड्यू टू चेंज इन पार्टिकल्स, समझ में आया।
अब किसी के कम होंगे या किसी के ज़्यादा होंगे, तो जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है ना ड्यू टू पार्टिकल्स, है ना, ड्यू टू डिफरेंट पार्टिकल्स, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। समझ में आया? तो केमिकल पोटेंशियल इज एक्चुअली जनरली एनर्जी, क्या है, एनर्जी ही है ना। और इट गिव्स वेदर केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस और नॉट, वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, है ना। ये सारी चीज़ें हमें केमिकल पोटेंशियल से पता चलती है। तो मीन्स एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आया? अब देखो, तो ये मैंने आपको जब फर्स्ट लॉ पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था। सपोज मेरे पास देखो ये क्या कोई सिस्टम है ना, क्या है, ये कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम में मैंने क्या क्या डेल क्यू जो हीट है ना वो दी सिस्टम को, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सपोज ड्यू चेंज है इंटरनल एनर्जी में, मैंने क्या क्या डेल क्यू हीट दी, ठीक है। अच्छा, तो इस सिस्टम ने कुछ वर्क किया, तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो माइनस के पी डी सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क, क्योंकि मैंने इसको हीट दी और सपोज एक्सपेंड करने लगा, समझ में आया? तो सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जब सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम, इसलिए मैंने माइनस के पी डी यू लगाया, है ना। और सपोज इट हैज सम पार्टिकल्स आर एडेड और सम पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, है ना, डी एन पार्टिकल्स आर एडेड सपोज, है ना, और म्यू इट्स केमिकल potential, mu is its chemical potential, and dn amount of particles are suppose whether add or removed, ठीक है ना। in that case it will have impact on its internal energy। तो ये फॉर्म जनरली मेरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये लेता है, समझ में आया? ये डिफ्यूजिव सिस्टम के लिए होता है, पार्टिकल्स आर एडेड और रिमूव्ड, है ना, लेकिन हमने इसके लिए नहीं पढ़ा था, मैंने आपको जनरली ये चीज़ें बताई है, ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया। तो उस केस में देखो क्या करो, कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे मैंने ना नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, ये टर्म हट जाएगी तो सिंपली मेरे पास ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल हमने लिख लिया, समझ में? तो गिब्स एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द केमिकल पोटेंशियल, ठीक है ना। अब देखो, अब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम गिब्स एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो क्या होता है, हम जानते हैं G इज इक्वल टू F प्लस के पी वी होता है ना। तो फ्री एनर्जी मुझे चाहिए तो मैं G माइनस के पी वी लिख सकता हूँ, है ना। तो F इज इक्वल टू G माइनस के पी, और V अभी हमने लिखा है डेल G अपॉन में डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, या इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के पी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये डेल G डेल P, ठीक है ना, कोई डाउट है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, या डेल G अपॉन में P या 1 अपॉन में P, है ना। ये क्योंकि D1 अपॉन P कहता है माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर DP, यानी माइनस पी स्क्वायर ये DP है ना, ठीक है। इसी को मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई डाउट है? तो ये हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन एक्चुअली, दिस इज नॉट गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो मैं बता दूं, क्योंकि हम जानते हैं, देखो CP क्या होता है, हम जानते हैं डेल Q अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर ये होता है, या डेल H अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर ये होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो हीट कैपेसिटी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी, समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 4 ऑप्शन में आपको दे नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको करना कैसे, वेरी सिंपल। तो देखो चेंज इन गिब्स एनर्जी हम जानते हैं VdP माइनस के SdT, ये मैंने बताया था हम कैसे लिखते हैं, है ना। और हम जानते हैं S इज इक्वल टू माइनस के डेल G अपॉन में डेल T आता है, ये भी मैंने आपको समझाया था, है ना। अब देखो करना कुछ नहीं है, ये जो टर्म जो हमारे पास आती है ना, इसी को डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो है ना। अभी ऊपर बताया था ना, हाउ गिब्स एनर्जी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो, है ना, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, तो कर दो डबल डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया डबल डिफ्रेंशिएशन, समझ में आया? टेम्परेचर की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, टेम्परेचर की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या बन गया CP, और ये माइनस के T डेल स्क्वायर डेल G डेल T स्क्वायर, समझ में आया? तो देखो कितना सिंपल था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द गिब्स एनर्जी एंड हैव आल्सो स्टडीड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। अब बात करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। गिब्स एनर्जी का हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो फिर से मैं यदि अपना टेबल बनाऊँ, है ना, टेबल, तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV, ठीक है ना, समझ में आया? और फिर क्या था हमारे पास, योर गर्लफ्रेंड, व्हाट वाज दैट, आई हैव फॉरगॉटन, है ना, find umbrella, girlfriend finds, I think what was that, if you happy girl finds umbrella, ठीक है ना, sorry for that, happy girls find umbrella, this is what, है ना, you have to remember this actually। तो whatever या have girlfriend या वो या गर्ल, जो भी आप जिस भी नाम से याद रखना चाहते हो आप याद रख सकते हो, ठीक है, sorry for the fumble। अब देखो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी हम जानते हैं क्या था, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो होता है, देखो ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ
वॉल्यूम एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है ना, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब मुझे चेंज निकालना हो तो डी एफ इज इक्वल टू चेंज निकालना हो तो देखो चेंज इन वॉल्यूम और ये चेंज इन टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम के एरो के अपोजिट में चल रहा हूँ तो माइनस के पी, यहाँ पे एरो के अपोजिट में चल रहा हूँ तो माइनस एच, समझ में आया। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी एफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एफ इज कंजर्व्ड इन आइसोथर्मल आइसोकोरिक, ध्यान से समझो, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है, समझ में आया। एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इज ऑल्सो डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू यू माइनस के टी एस। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, हमने काफ़ी कुछ डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा है, समझ में आया। अब देखो, अब ये तो हो गया, तो मैंने बताया भाई एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। तो मैं और चेंज कैसे निकाल सकता हूँ, तो डेल एफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर या प्लस डेल एफ अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, है ना, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसे निकाल सकते हैं। तो जब हम देखो कंपैरिजन करोगे इस वाले टर्म को आप कंपेयर करोगे जब इससे, तो ये वॉल्यूम और डी वी ये माइनस पी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया मेरे पास, यानी चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस पी, और है ना, और एस इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दूसरा तो ये हम इन चीज़ों को इतना ना करके कैसे निकाल सकते थे, देखो वॉल्यूम रखो कांस्टेंट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेफ डी एफ इज इक्वल टू माइनस के एस डी टी, और मैं लिख सकता था डेल एफ अपॉन में डेल टी, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस। देखो ये वाली टर्म आ गई, समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से मैं प्रेशर भी निकाल सकता था। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे हाउ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी वेरीज विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और यही हमें क्या देता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देता है, ठीक है ना। जिस तरीके से S इज इक्वल टू माइनस के डेल जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमें क्या देता था, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। जिस तरीके से ये हमें क्या देता था, इक्वेशन देता था, ठीक है ना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देता था, इसी तरीके से ये हमें क्या देगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यहाँ पे भी देगा, समझ में आया, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब देखो हमारे पास लेकिन इस बार क्या है, S इज इक्वल टू माइनस के डेल एफ अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी में तो हमेशा ही क्या आता है, इंक्रीज आता है। तो ये टर्म तो पॉजिटिव है, तो ये टर्म पॉजिटिव कब आएगी, जब ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है हमें कि जो हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होगा ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीजेज द हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, यानी ये वाली टर्म घटेगी, समझ में आया, ये ध्यान रखना, तभी ये पॉजिटिव आएगा। तो गिब्स एनर्जी में भी क्या आ रहा था, डिक्रीज आ रहा था टेम्परेचर के साथ, और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी डिक्रीज आता है टेम्परेचर के साथ, समझ में आया, कोई डाउट है, ये ध्यान रखना। तो रेट जो है ना, वो वही चीज़ है सेम। गैसेस के लिए क्या होगा मेरे पास, क्योंकि एंट्रोपी जो होती है गैसेस में ज़्यादा चेंज होती है, ज़्यादा चेंज होगी तो गिब्स एनर्जी में भी ज़्यादा डिक्रीमेंट आएगा एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। नाउ लेट अस सी हाउ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन निकालना, देखो हमारे पास एफ क्या, एफ इज इक्वल टू यू माइनस के टी एस, है ना। तो एफ इज इक्वल टू यू माइनस के टी, एस क्या है, एस अभी हमें निकाला, ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल एस अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, समझ में आया। तो इसको मैं इसको और कैसे लिखूँ, यू इज इक्वल टू एफ, सो ये एफ आएगा, है ना, u इज इक्वल टू एफ माइनस के टी डेल एफ अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। वहाँ पे g माइनस के टी जी अपॉन टी था, समझ में आया, तो गिब्स एनर्जी के टर्म्स में था। यहाँ पे ये क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, समझ में आया। वहाँ पर h इज इक्वल टू जी माइनस के टी डेल जी अपॉन में डेल टी, ये चीज़ थी, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों ही क्या है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ठीक है ना। दिस इज इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये पार्ट तो हमने कवर कर लिया, सिंपली वही है। देखो अब इसको मैं माइनस टी स्क्वायर लिखूंगा और डेल अपॉन में डेल टी एफ अपॉन में टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सेम चीज़ आएगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। या अल्टरनेटिवली देखो माइनस टी स्क्वायर को नीचे लिख लूँगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से लिखा जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस रिलेशन इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएशन ऑफ रेशियो ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी विद टेम्परेचर, ठीक है ना, समझ में आया, ये हो गया। अब देखो जिस तरीके जब हमने वहाँ पे क्या था, तो हमने ये क्या था, तो हमने एच से यू की वैल्यू निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू हमारे पास निकल चुका है, तो हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से एंथैल्पी की वैल्यू निकालेंगे। तो एंथैल्पी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू प्लस के पी वी, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। तो ये हो गया हमारे पास, और u को मैं लिख सकता हूँ f प्लस के टी एस, क्योंकि f हमारे पास क्या होता है, u माइनस के टी एस होता है, ये प्लस के पी वी।
तो एफ माइनस टी, इसका वैल्यू डेल एफ अपॉन में डेल टी, ठीक है ना। और वी का वैल्यू डेल एफ, पी का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, डेल एफ अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ था। अब देखो वेरिएशन हम पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी हमारे पास जो दूसरा टर्म आया था ये तो है हमारे पास, यदि आप भूल गए मैं फिर से बता देता हूँ, ये था। अब हमने वेरिएशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो पढ़ लिया, तो एस इज इक्वल टू माइनस डी एफ अपॉन डी टी आता है। अब हम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यदि देखें तो पी का वैल्यू क्या आता है, माइनस के डेल एफ अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये आता है। तो अब इसका वेरिएशन देखिए जनरली, तो प्रेशर तो जनरली क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, समझ में आया। प्रेशर की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो यानी डेल एफ अपॉन में डेल वी हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव होगा। तो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए। समझ में क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव तभी आएगा जब ये टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ में आया। तो हमने देखा वॉल्यूम के साथ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी वो घटनी चाहिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया। तो गैस के केस में सिंपली, गैस के केस में ये होता है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीजेस मोर रैपिडली विद वॉल्यूम देन दैट ऑफ लिक्विड और सॉलिड, है ना, क्योंकि वॉल्यूम में जनरली वहाँ ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है ना। समझ में आया, वॉल्यूम में क्या आता है, ज़्यादा चेंज आता है। अब प्रेशर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है ना, समझ में आया। और इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफ्रेंशिएट भी आप कर सकते हो। ये मेरे पास डेल एफ इज इक्वल टू माइनस के ये पी डी वी आ जाएगा, ठीक है ना, ये वी नोड और ये वी, या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एफ माइनस के एफ नोड इज इक्वल टू माइनस के वी नोड वी पी डी वी। और मैं यदि आइडियल गैस के लिए निकालूँ तो आइडियल गैस के लिए क्या होगा, वी नोड वी और ये एन आर टी अपॉन में वी डी वी। तो डेल एफ मेरे पास क्या जाएगा, माइनस के एन आर टी एल एन वी अपॉन में वी नोड, ठीक है ना, ये आ जाएगा सिंपली। सो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड। तो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल, है ना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, वॉल्यूम में चेंज हो गया, नहीं एक्सपेंड हो गया, कंप्रेस हो गया, वो फॉर आइडियल गैस। सो दिस इज व्हाट, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज इसलिए कहा गया क्योंकि दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में, कोई डाउट है। तो इसी तरीके से हम और भी गिब्स एनर्जी को निकाल सकते हैं, तो जी निकाल सकते हैं ना, एफ प्लस के पी वी होता है हमारे पास, तो देखो है ना, तो एफ माइनस, तो ये क्या हो गया, वी पी हमने अभी निकाला है, डेल एफ अपॉन में डेल वी, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सेम देखो वही प्रोसेस है, मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस वी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये डेल वी अपॉन में डेल वी, और ये क्या आ जाएगा, एफ अपॉन में वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो देखो इसी को मैंने एफ अपॉन में वी लिखा और ये मेरे लिए 1 अपॉन में वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में, दिस इज जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स। कोई डाउट है तो ये ध्यान रखना। लास्ट टाइम हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमने देखो प्रीवियस क्या देखा था, जो प्रेशर के रेस्पेक्ट में क्या था, माइनस के डेल, ये समझ में आया, सॉरी टी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये था। अब यदि कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होगा, ध्यान रखना, माइनस के टी डेल स्क्वायर डेल जी अपॉन में डेल टी, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, याद भी रख सकते हो। देखो जी पी ए, वो सॉरी यहाँ एफ आएगा, है ना, एफ वी, है ना, इससे याद रख सकते हो, एफ वी या एफ यू, है ना, आपको एफ यू वर्ड ज़्यादा याद रहता है, तो एफ यू को वी बना देना, यानी हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में, कहीं नहीं तो आप सी पी में एफ लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, तो हम जानते हैं, हमने निकाला था एंट्रोपी में चेंज क्या होता है, डेल एफ अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड है, एंड यूजिंग दिस वी आल्सो कैलकुलेटेड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। तो दोनों साइड टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर दो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया। टेम्परेचर की दोनों साइड जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो टेम्परेचर की दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है, कोई डाउट है। और इसको मैं सी भी लिख सकता हूँ, माइनस के टी डेल स्क्वायर डेल एफ डेल टी स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।